कभी सोचा है कोई कहानी इतनी कड़वी, इतनी सच्ची हो सकती है कि उसे पढ़कर आज भी हम बेचैन हो जाएं? तो आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की आखिरी और शायद सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल कहानी कफन की। आखिर 1936 में लिखी गई इस कहानी में ऐसा क्या था कि ये हिंदी लिटरेचर में एक मील का पत्थर बन गई। आइए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। कहानी शुरू होती है एक ऐसी लाइन से जो सच में आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। सोचिए, अंदर उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देते हुए तड़प रही है और बाहर बैठा माधव कहता है, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती। बस ये एक लाइन हमें कहानी की उस बेरहम और मुश्किल दुनिया में खींच लेती है जहां से बाहर निकलना आसान नहीं होने वाला। असल में कफन वो कहानी थी जिसने प्रेमचंद के लिखने के अंदाज को ही बदल कर रख दिया। देखिए, इससे पहले वो जो कहानियां लिखते थे ना, उनमें कहीं ना कहीं एक उम्मीद होती थी, एक आदर्श होता था। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ है तो बस समाज की वो नंगी सच्चाई जिसे प्रेमचंद ने बिना किसी पर्दे के हमारे सामने रख दिया है। इस बदलाव को समझने के लिए हमें प्रेमचंद के लिखने के दो अलग अलग स्टाइल को देखना पड़ेगा। एक तरफ था उनका आइडियलिज्म ओरिएंटेड रियलिज्म, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद भी कहते हैं। इसमें क्या होता था कि कहानी के आखिर में कैरेक्टर का दिल बदल जाता था, कोई न कोई हल निकल आता था, एक उम्मीद की किरण दिखती थी। लेकिन कफन में हमें मिलता है नेकेड रियलिज्म, यानी नग्न यथार्थवाद। और यहाँ इंसान बस अपने हालात का प्रोडक्ट है। यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता, कोई नहीं सुधरता। तो सवाल ये है कि आखिर इस कहानी की कहानी क्या है? इसके एनालिसिस में जाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं इसकी कहानी पर। कहानी की शुरुआत होती है एक ठंडी रात से। एक झोपड़ी के बाहर बाप बेटा घीसू और माधव आग के पास बैठे भुने हुए आलू खा रहे हैं, और अंदर माधव की पत्नी बुधिया की चीखें गूंज रही हैं। उनकी ये बेफिक्री, ये उदासीनता पहली ही नज़र में हमें चौंका देती है, और बस यहीं से कहानी हम पर अपनी पकड़ बनाना शुरू कर देती है। सुबह होती है और बुधिया मर जाती है। अब उन पर समाज का दबाव आता है, रीति रिवाज पूरे करने हैं, मतलब अंतिम संस्कार के लिए कफन चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि गरीबी का आलम ये है कि उनकी जेब में एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। तो वो गांव के जमींदार और दूसरे लोगों के पास जाकर पैसे मांगते हैं। और यहीं पर कहानी का असली व्यंग, असली सटायर सामने आता है। हमारा समाज जिंदा इंसान की भले ही परवाह न करे, पर मरे हुए के लिए बड़ा दिलदार है। उन्हें कफन के नाम पर पूरे 5 रुपए मिल जाते हैं। और याद रखिए, उस जमाने में 5 रुपये बहुत बहुत बड़ी रकम हुआ करती। और इसके बाद आता है कहानी का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट। घीसू और माधव कफन खरीदने के लिए बाजार की तरफ निकलते तो हैं, लेकिन रास्ते में एक शराब खाने के सामने उनके कदम रुक जाते हैं। और फिर वो अपनी भूख को, अपनी इच्छाओं को अपने तथाकथित धार्मिक कर्तव्य से ऊपर रखते हैं और वो सारे पैसे खाने पीने में उड़ा देते हैं। तो ये सब देखकर हमारे मन में एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या घीसू और माधव वाकई में इतने बुरे और पत्थरदिल थे, या फिर वो उस बेरहम सिस्टम के शिकार थे जिसने उन्हें इस हाल में पहुंचा दिया था? आइए अब इन किरदारों को जरा और गहराई से समझते हैं और ये देखते हैं कि ये सिर्फ दो इंसान नहीं, बल्कि एक टूटे हुए सामाजिक ढांचे के प्रतीक कैसे हैं। अगर हम इन किरदारों को देखें तो घीसू सिर्फ एक कामचोर बाप नहीं है। असल में वो सिस्टम को अच्छी तरह समझ चुका है, जहां मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। उसका बेटा माधव बिल्कुल उसी के नक्शे कदम पर है। गरीबी ने उसके अंदर की भावनाओं को, संवेदनाओं को मानो खत्म ही कर दिया है। और बुधिया, वो तो उस पूरे दबे कुचले वर्ग की आवाज है। ये यूं कहें कि खामोशी है जो सब कुछ चुपचाप सह जाती है। तो कहानी का सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि घीसू और माधव का जो कामचोरी वाला रवैया है ना, वो उनकी नैतिक गिरावट नहीं है, बल्कि वो एक तरह का पैसिव रेजिस्टेंस है उस शोषक सिस्टम के खिलाफ। जब उन्हें मालूम है कि दिन भर जी तोड़ मेहनत के बाद भी उन्हें भूखा ही सोना पड़ेगा, तो वो काम ना करने को ही बेहतर समझते हैं। अब जरा कहानी के सटायर वाले एंगल पर आते हैं और देखते हैं कि प्रेमचंद ने किस तरह समाज के रीति रिवाजों और परंपराओं पर तीखा वार किया है। घीसू का बोला हुआ ये एक डायलॉग मानो पूरी कहानी का निचोड़ है। ये उन खोखले रीति रिवाजों पर सीधी चोट है जो जिंदा इंसान को तो पूछते नहीं, पर मरने के बाद के दिखावे पर जोर देते हैं। ये समाज के दोहरेपन को, उसके दोगलेपन को साफ साफ दिखाता है। और प्रेमचंद की खूबसूरती देखिए,
वो जज बन के फैसला नहीं सुनाते। वो ये नहीं कहते कि घीसू सही है या समाज गलत। वो बस एक तस्वीर खींचकर हमारे सामने रख देते हैं। उनकी यही तटस्थ यानी न्यूट्रल नरेशन कहानी को और भी ज्यादा असरदार बना देती है, क्योंकि आखिरी फैसला वो हम पर छोड़ देते हैं। इस कहानी का असली मतलब इसके सिंबल्स में, इसके प्रतीकों में छिपा है, जैसे कि वो आग, वो शराब खाना और खुद कफन। आखिर ये सब किस चीज के प्रतीक हैं? आइए समझते हैं। तो यहाँ 3 मेन सिंबल्स हैं। पहला, वो बुझती हुई आग, ये समाज में मर रही इंसानियत और संवेदना का प्रतीक है। दूसरा, शराब खाना, ये उनकी बेरहम जिंदगी से कुछ देर के लिए भागने की जगह है, एक टेम्पररी एस्केप। और तीसरा, सबसे बड़ा प्रतीक, कफन, ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये उन सारे खोखले रिवाजों का प्रतीक है जो जिंदा इंसान से ज्यादा जरूरी हो गए हैं। तो असल में कहानी का जो टाइटल है कफन, इसका मतलब बहुत गहरा है। ये कफन सिर्फ बुधिया के मुर्दा जिस्म के लिए नहीं है, ये उस समाज की मरी हुई ज़मीर का कफन है। उस समाज का जिसने बुधिया को जिंदा रहते तन ढकने के लिए एक छिथरा तक नहीं दिया। तो सवाल ये है कि आखिर कफन को एक महान कहानी क्यों माना जाता है? क्योंकि ये हर तरह के झूठे आदर्शवाद की धज्जियां उड़ा देती है। ये हमें ये कड़वी सच्चाई दिखाती है कि पेट की आग हर भावना, हर रिश्ता, हर नैतिकता से बड़ी होती है। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी हमें कोई बना बनाया जवाब नहीं देती, बल्कि हमारे सामने कुछ बहुत मुश्किल सवाल छोड़कर चली जाती है। और वही सबसे बड़ा और अनसुलझा सवाल प्रेमचंद हमारे लिए छोड़ गए हैं कि क्या हद से ज्यादा गरीबी और लाचारी इंसान के अंदर की इंसानियत को, उसकी आत्मा को पूरी तरह से खत्म कर सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।